टू क्वांटिटी वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल एट इट्स स्टार्टिंग और पीएचडी। पीएचडी करने से क्या हमें मतलब है? नहीं है, पीएचडी के कोई फायदे नहीं है। ज़्यादा पीएचडी करी तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% वेटेज रखेगा आपके पूरे पेपर में। 5 से 10% वेटेज के लिए अगर आप पीएचडी कर लें तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। Hello everyone, let's start with question irrigation engineering के आज एंड हाइड्रो। तो पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पे लगाइए, उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। इसके बीच में हम वन लाइनर मोटिवेशनल लाइंस और स्टोरी एक बीच में पढ़ाएंगे। स्टोरी का एक सीख लेना ज़रूरी है, प्लस आपको घुमाने भी ले जाएंगे कि आपके सपने आप पूरे कर सकें, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप देख सकें कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगा तो यार ये हो सकता है मेरे जीवन में, इसलिए मुझे अभी उठना नहीं है, मुझे बस पढ़ते रहना है, पूरे टाइम पढ़ते रहना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग methods of applying water may be used on rolling land? Feel free to pause the video and solve this question. Okay, तो इसमें बॉर्डर की स्पेलिंग गलत थी तो मैंने ए इधर डिलीट कर दिया है। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इसमें रोलिंग लैंड का मतलब क्या होता है कि वो प्लेन है फिर रोलिंग है फिर मतलब अनसर्टेन है। इसमें हो भी सकता है कि फ्लैट रीजन आ जाए फिर उसके बाद ऊपर भी चढ़ने लग जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग लैंड। इसको मेनली हिली रीजन में यूज किया जाता है इस मेथड को। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का आप डायग्राम देखिए कि इसमें एक मेन सप्लाई चैनल है, इसमें वाटर होगा, इससे कनेक्टेड हर आउटलेट से जो पानी बहेगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम सब्सिडियरी। और इससे फिर थोड़े थोड़े हमने गेट्स ओपन कर रखे हैं, ये अलग आउटलेट्स हैं, ये गेट्स हैं, इनसे पानी जो जाएगा इस फील्ड में ये फ्री फ्लडिंग कर देगा। तो अब हम दूसरे भी देख लेते हैं अभी ऑप्शंस। बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है? बॉर्डर फ्लडिंग देखिए, इसमें भी सेम ऐसे मेन सप्लाई चैनल है, पर इसमें लो लेवीज भी बना दिए हैं बॉर्डर्स, जो हमारी फ्री फ्लडिंग में नहीं थे। तो ये जो बॉर्डर्स, ये लो लेवीज बॉर्डर्स, ये बॉर्डर बना दे रहे हैं कि इसके लिए हम एक एक आउटलेट के लिए हम एक एरिया प्री डिफाइन कर दे रहे हैं, इसलिए इसे बॉर्डर फ्लडिंग कहते हैं। इसकी लेंथ इतनी होती है, याद रखना जरूरी नहीं है, हालांकि कन्वेंशनल क्वेश्चन जब आएंगे तब याद रखिएगा। और इन दो लेवल्स के बीच में डिस्टेंस होता है 10 से 20 मीटर, ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्टिवली ही देखना है कि क्या सही है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये सप्लाई चैनल है, यहाँ से पानी जा रहा है, लेवल्स ऑफ बॉर्डर्स ऐसे हैं, सिर्फ पीडीएफ रहेगा आपके पास तो आराम से देखना। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसके बस हम समझने जैसा इसको देख लेते हैं। अब आते हैं चेक फ्लडिंग में। चेक फ्लडिंग क्या है? इसमें भी सेम ऐसे ही हमने चैनल बनाई है, लिवाइस भी छोड़े, लीवीज लेवीज, और इनको कनेक्ट करते हुए एक चैनल और छोड़ी है। ये इन सभी लिवाई की लेवी की कनेक्टेड है लाइक दिस, कैन सी कि इसमें ये लेवी जो है इससे कनेक्टेड एक और है, वो बॉर्डर फ्लडिंग में नहीं कर पाते हम। नेक्स्ट आते हैं फरो फ्लडिंग। इसमें बीच बीच में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, जितना ही गैप हम क्रॉप ग्रोइंग में दे रहे हैं उतना ही हम पानी भरने में दे रहे हैं फ्लडिंग में। और इनसे कनेक्टेड एक हमारी मेन चैनल और चल रही है, दिस कॉल्ड एज फरो फ्लडिंग। तो ये एक जनरल डायग्राम है जिसमें डिफरेंट मेथड्स आप देख सकते हैं इरिगेशन फॉर्म पे होती है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन भी है जो अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन। If the electrical conductivity of water is in between 250 to 750 micromoles per centimeter at 25 degrees Celsius, then it is classified as. Feel free to pause the video and solve this question. ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। C1, C2, C3, C4 जो है वो डिफाइन करते हैं कि लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई सैलिनिटी है।
at their respective conductivity which is in micromoles per centimeter। और उसकी यूज क्या है कि लो होगा तो इस सभी क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। 250 से 750 जो अभी हमारा क्वेश्चन में है, तो ये हमारा हो गया मीडियम सैलिनिटी। इसे हम नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट में ही यूज कर सकते हैं इस वाटर को। 750 से 2250 है तो रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज जिसमें है उसमें यूज नहीं कर सकते हैं, और 2250 से अगर ज्यादा है तो इट्स नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज डिफाइंड एज, फील फ्री टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है Na प्लस बाय अंडर रूट Ca प्लस प्लस Mg प्लस होल बाय 2। याद करने का तरीका क्या है कि सिंगल वैलेंट आयन ऊपर है डिवाइडेड बाय, अब अंडर रूट पूरे में ही अंडर रूट आ जाएगा। डबल वाले कौन कौन से हैं, Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस, ये तो भाई भाई हैं, ये साथ में ही रहते हैं, होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज सिंपली सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इस पे अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन है जैसा अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए सभी क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव वे की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत स्लो मूवमेंट से वो सॉल्व कर रहे होंगे, बट दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप वन बाय वन टिक करते जा रहे हैं, क्वेश्चन जो होते जा रहे हैं और जो टफ है उनको आप सर्कल कर दे रहे हैं, तो बस फिर आगे इन्हीं को ही सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे। इसीलिए अभी हम फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, अभी MPPSC की भी आ रही है। तो जितना जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और आप जो लोग भाग रहे हैं एक हाईवे में, एक हाईवे तो है ही जिसमें सभी स्टूडेंट्स की रन लगी हुई है, तो कोई यहाँ पे पहुँच गया तो कोई यहाँ पे ही है, तो उसके पीछे लगने के लिए कि हम उसके पास आ जाएं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निकालने होंगे। यही एग्ज़ाम में भी मंत्र होता है, एग्ज़ाम भी कैसे अटेंड करनी है, क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के और अभी जॉब कर ही रहा हूँ, और मैंने एक प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जॉब भी किया था, तो मुझे काफ़ी बच्चों का माइंडसेट पता है, जो अभी भी मैं गाइड करता हूँ तो पता चलता है, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है। तो बस उनकी स्पीड को मैचअप करने के लिए आपको सभी क्वेश्चंस फास्टली सॉल्व करके और आगे बढ़ते रहना है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सोडियम हैजार्ड्स ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन। अब इसमें डायरेक्टली आपको पॉज करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो, ये टेबल याद होनी चाहिए कि लो सोडियम है कि लो सोडियम वाटर है तो 0 से 10 है, मीडियम है तो 10 से 18 है, हाई है तो 18 से 26 है, वेरी हाई है तो 26 से ज़्यादा है। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सभी क्रॉप्स में यूज़ किया जा सकता है। ये जिप्सम की ट्रीटमेंट चाहिए अगर मीडियम सोडियम वाटर है तो, जो हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हाई सोडियम वाटर 18 से 26, तो हमारा आंसर हो जाएगा S3 18 से 26। इसमें हमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए फील्ड में, और लीचिंग जिप्सम इसकी ट्रीटमेंट होना चाहिए अच्छे। बाकी वो तो इंडिया है, कई बार ऐसा होता है इंडिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। मैंने भी एक जगह देखा था, हमने सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकाला और वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था और खेती हो रही थी, बट दिस आर रिक्वायर्ड। 26 से ज़्यादा अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आ जाता है तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। Let's come to our next question. Optimum depth of core watering for rice is, ये आपका है रैंक बार। ये जैसे जैसे आप फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें अगर आपको मैंने जैसा कहा कि फर्स्ट रैंक पे आने वाले बच्चे के पास में पहुंचना है, तो उसके लिए जो हर्डल्स बीच बीच में आती जाएंगी उन सबको आपको फास्टली ही सॉल्व करना है। और आगे
जब भी बढ़ पाएंगे जब आप नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे ये हमारा एक नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन है, इनको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन है उन पे समय देंगे और खुद सर्च करेंगे कि आंसर क्या है उसका। ठीक है, तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस इज, कोर वाटरिंग क्या होती है? कोर वाटरिंग होती है कि जब आपने बीज बोए, बीज लगाए, उसके बाद से जो उसकी चालू हो जाती है, मतलब सोइंग पीरियड से उसको हमारे हम जब तक उसको निकालते हैं, अब बताइए, इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि क्रॉप निकालने को क्या कहते हैं, अभी दिमाग से स्किप हो रहा है। तो जब सो किए बीज और जब फाइनली उसकी हार्वेस्टिंग की, हाँ हार्वेस्टिंग की, जब तक का जो समय होता है वो कोर वाटरिंग कहलाती है। तो राइस की कोर वाटरिंग की डेप्थ क्या है, कितने डेप्थ तक पानी भरा जाएगा? अगर हम उसके पूरे पीरियड को देखें तो उसमें कितना पानी भरा जाएगा जिसमें राइस अच्छे से ग्रो हो जाए। तो देखिए, इसमें हम राइस की ही नहीं, वीट और शुगर केन की भी याद रखेंगे। राइस की तो पूछी गई है ही 19 सेंटीमीटर, दैट इज 190 mm, प्लस हम वीट की भी याद रखेंगे 135 mm, जिससे ऑप्शन में देखे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी की गई, और वो हर पेपर में ऐसा होता ही है। देखिए गेट भी क्वेश्चंस आंसर आपके ऑप्शंस बनाते हैं, तो वो ऐसे ऑप्शंस आसपास ज़रूर लगते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, जो आप गलत निकाल पाएं। तो इसके लिए तैयार रहिए कि अगर क्वेश्चन सही आता है तभी हम अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। अगर आपने सोचा कि नहीं ये हो सकता है, वहीं पे आप फंस जाएंगे। हालांकि अगर आप किन्हीं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तब आप जरूर चांस ले सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड करता हूँ, तो उसकी टेक्निक्स होती है क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, उसमें असर्शन रीजन आए, 1 2 3 4 हैं स्टेटमेंट्स, कौन से सही होंगे, वो सब कैसे पता चलता है? एक तो देखो पढ़ाई तो मेन इंपॉर्टेंट है ही, कि ये फैक्ट्स हैं, तो किसी किसी के इसमें फैक्ट्स पता होना तो ज़रूरी है ही। कहीं कहीं आपकी इंटेलिजेंसी भी काम आ जाती है, तो वो आप जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके जहन में भी बैठती रहेगी कि कैसे हम आंसर्स तक जाएं। लेट्स कम टू अवर 6th क्वेश्चन। टेक अ पॉज और इसका आंसर निकालिए। Irrigation water having the concentration of Na plus Ca2 plus Mg2 plus 23 and 1 milliequivalents per liter respectively will be classified as। अब ये मैंने कहा था, आपको टेबल बताई थी कि अगर तो अगर सार रेशियो क्या है? Na प्लस बाय अंडर रूट, हाँ बोलिए बोलिए, Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस होल डिवाइडेड बाय 2, ये भी अंडर रूट में है। इसका क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 20 बाय अंडर रूट 2, 1.414 इंटू 10। यहाँ पे कैसे आया? क्योंकि ये 2 जो है इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। एक अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 होता है 1.414, 10 मल्टीप्लाई करना था, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 14.14। ये हमारे सार की वैल्यू निकल के आई, जो लाई कर रही है 10 to 18 में, तो इट इज अ मीडियम सोडियम वाटर। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The relation between duty in hectares per cubic, depth of water delta in meters and base period B in days is directly delta is at 0.64 B by D। किसी किसी को ये इससे भी याद होता है कि ये होता है 864 B by D, तो वो कंफ्यूज किस में होते हैं कि हमारा डेल्टा जो है इस केस में वो सेंटीमीटर में आता है। 8.64 B by D यही याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, जिसमें D किस में होता है? हेक्टेयर्स पर क्यूबिक में, और डेप्थ इधर दे ही रखिए, देखिए मीटर्स में है, तो डेल्टा किस में आएगा?
मीटर में आएगा ना तो 8.64 B/D। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The duty is largest at the head of water course on the field at the head of a main canal, same at all places। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, ड्यूटी इज लार्जेस्ट, कहाँ पे लार्जेस्ट होगा? तो इट्स अ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है बुक तो आपके माइंड में झकझोर देगा। पर अब देखिए इसकी सिंप्लिसिटी और अटेंशन टू डिटेल मैंने लिख रखा है कि इसको सिंप्लिसिटी से देखना है, इसके आंसर को सिंप्लिसिटी से देखना है। आपको गलत चूज नहीं करना है कि नहीं सेम एट ऑल प्लेस होगी, नहीं डी लग रहा है, हाँ मैं यही क्लिक कर देता हूँ, ये लग रहा है 90% सही होगा। पर क्या हो रहा है एक्चुअल में उसको अब हम समझते हैं। इसके लिए तो पॉज भी मत करिए, बस आप समझते चलिए। तो देखिए ये एक रिवर है, ये रिवर बह रही है, बह रही है, बह रही है। इससे हमने एक बैराज और वियर यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे हाइट अच्छी हो गई होगी वाटर की। यही हम चाहते हैं कि हमारे श्याम जी के खेत तक, इस खेत तक अच्छा पानी पहुंचाए। तो श्याम जी के खेत में पहुंचाने के लिए हमने एक कैनाल हेड रेगुलेटर लगाया। यहाँ पे हमने एक टोटी लगा दी कि यहाँ से अब पानी निकलेगा तो वो कितना निकलेगा ये हम डिसाइड कर पाए। ठीक है, अब इससे हमने एक चैनल निकाली जिसका नाम दिया मेन कैनाल। अब ये मेन कैनाल है। हाँ, ये कैनाल कैसी दिखती हैं? ये मेनली ऐसी होती हैं, ये कंक्रीट की लाइनिंग होती है और इधर से पानी बहता हुआ निकलता रहता है, बस सिंपल। इससे हमारा फिर एक ब्रांच में निकला कि हम सिर्फ श्याम जी के खेत में ही क्यों, हम राम जी के खेत में भी पानी दें, हम हमारी शांति देवी बाई है उनके खेत में भी पानी दें। तो ब्रांचिंग करते गए, ब्रांचिंग करते करते एक ब्रांच कैनाल आई। इनमें डिस्चार्ज भी डिसाइडेड होता है कि अगर 30 से ज़्यादा डिस्चार्ज है तो वो ब्रांच कैनाल है। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी आई, इसका डिस्चार्ज कम है 30 से। फिर इससे निकली एक माइनर, मतलब बताओ जितना जातिवाद भेदभाव है उतना ही इधर भी चला आ रहा है। फिर एक आई माइनर, इसमें डिस्चार्ज और कम, 2.5 से कम। अब ये आउटलेट, इसका यहाँ पे हमने एक और टोटी लगा दी है, ये छोटी वाली टोटी है, नल है ना, नल बंद चालू करने का, कि इनकी फील्ड में अब चालू करने के लिए ये आ जाते हैं फील्ड में। पानी इधर आ गया। ओके, तो अब पूछ रहे हैं भाई साहब की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? ड्यूटी होती क्या है? ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, मतलब कितना हेक्टेयर लैंड इरिगेट कर सकेगी जब डिस्चार्ज 1 क्यूबिक मीटर आए। तो ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जहां पे अगर डिस्चार्ज मान लो 10 क्यूबिक मीटर आ रहा है, मान लो 10 क्यूबिक मीटर आ रहा है, तो इससे हम मैक्सिमम, मान लो अगर 100 हेक्टेयर का लैंड हम कर पा रहे हैं मैक्सिमम, तो ये इसका मतलब एक तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इससे ड्यूटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, लार्जेस्ट हो जाएगी। ड्यूटी का मतलब समझ गए। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप पानी मैक्सिमम फेंक रहे हैं तो उससे एरिया मैक्सिमम इरिगेट हो जा रहा है? आप थोड़ा अभी सोच नहीं पा रहे होंगे, अगर पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो अटेंशन दीजिए सिंप्लिसिटी से, कि यहाँ से आपने पानी दिया। अब इधर क्या होता है कि कैनाल हर जगह कंक्रीट लाइनिंग के भी नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, कहीं बोल्डर के होते हैं तो कहीं अर्धनी हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम इरिगेट करना चालू करेंगे या यूज करना चालू करेंगे तो यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होंगे, और आते आते निकलते निकलते यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
यहाँ से आए फील्ड में, यहाँ पे जो पानी आ रहा होगा और जो सीधे इरिगेट करने के लिए यूज हो रहा होगा, वो डायरेक्टली पूरी फील्ड को कवर कर रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि इधर पानी जितना भी आएगा वो मैक्सिमम हमारे इरिगेशन पर्पस में यूज होगा। कि अगर हम 10 क्यूबिक मीटर पानी फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हेक्टेयर ऑफ लैंड में यूज होगा। इसका मतलब ड्यूटी पूरी निभाएगा पानी, है ना। तो वो कहाँ पे लार्जेस्ट होती है? बी में, मतलब फील्ड पे मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करिए जो जो कहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए खूबसूरत सा वीडियो, पानी बहता हुआ थर थर, सॉरी ब्लू से ही बनाते हैं इसे, पानी बह रहा है कल कल करता हुआ। कैनाल हेडवर्क है, मेन कैनाल, इससे हम आए ब्रांच कैनाल पे, डिस्ट्रीब्यूटरी आई, और यहाँ पे हमारे श्याम जी की फील्ड है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, फील फ्री टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ, तो देखिए आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर is the duty at the head, outlet discharge factor ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स को हम कहते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। उसी वीडियो में हम आ रहे हैं, ये है हमारा आउटलेट और यहीं पे डिफाइन होता है हमारा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। तो एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, ठीक है, फील्ड की जो चैनल आने में जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, यहां से जैसे ही माइनर से पानी निकला, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कहलाएगा एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। वाटर कोर्स, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, मन में ऊर्जा जागी, क्योंकि जिसे आता है वो बड़ा मजे करता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सर दुखने लगता है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द कोर डेप्थ फॉर राइज इज 190 mm एंड कोर पीरियड 14 दिन। आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे निकालते हैं इसका कोर पीरियड आउटलेट फैक्टर ड्यूटी से डिसाइड होता है 8.64 बी बाय डेल्टा। क्यों? क्योंकि हमने डेल्टा का पढ़ा था 8.64 इंटू बी बाय डी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इंटू बी बाय डेल्टा। डेल्टा देखिए 190 mm है, मैंने कहा था हर चीज हमारी मीटर में होगी तो हमें जाके आंसर सही मिलेंगे। और आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज 8.64 बी बाय डी। सी से हमारी यूनिट है हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, बी डेज में है जो दिया हुआ है, और ये मीटर में भरा है। बस एक ही तुक्का नहीं लगाना है। वैसे तो ऑप्शंस में खेला भी नहीं गया है, तो काफी सिंपल था। 636.63 विच इज अप्रॉक्स 637 आता है।
Okay. For supplying water to rabi crop, kharif crop and sugarcane, the channel is designed for a capacity equal to the greater of the water requirement of. ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं। कोई समझदार होगा तो उसने अभी तक आंसर दे दिया होगा। होता क्या है कि ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये बस समझदारी के क्वेश्चन है कि खरीफ क्रॉप कब होती है, रबी क्रॉप कब होती है, एक तो ये पता होना चाहिए, बट वो पूछा नहीं जाता है। चैनल डिज़ाइन क्या करी गई, चैनल की डिज़ाइन फॉर कैपेसिटी इक्वल टू ग्रेटर, यही पूछा गया है। तो पानी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, अभी अभी हमने देखा था, ऊपर जाके देखिए वीडियो में कि शुगर केन के इसमें पानी रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो वीट और राइस के बीच में होता है। अब क्या होता है, शुगर केन 12 महीने चलती है, तो हमें अगर किसी के पास बहुत बड़ा खेत है तो उसे अगर डिसाइड करना है कि मैं कितना पानी रखूं, वाटर रिक्वायरमेंट क्या रखूं, और मेरे यहाँ 12 महीने खेती चल रही है, मैं रबी की फसल भी उगा रहा हूँ और खरीफ की फसल भी उगा रहा हूँ, और साथ ही साथ शुगर केन के लिए भी एक एरिया मैंने निकाल के रखा है। तो वो पूछ रहा है बेचारा, वो आदमी, वो रामलाल पूछ रहा है कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो, तो वो किसकी ग्रेटर होनी चाहिए, इज ग्रेटर ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ रबी एंड शुगर केन। या तो रबी को शुगर के साथ जोड़ दो या खरीफ को शुगर केन के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो याद करने का सिंपल तरीका ही है कि या तो रबी या खरीफ। क्यों, क्योंकि रबी जो है वो करीब अक्टूबर में बोई जाती है और खरीफ जो है वो लगभग जून में बोई जाती है। तो दोनों का बोने का पीरियड भी अलग अलग है, और शुगर केन 12 महीने चल लेगी। तो हमें क्या करना होता है कि रबी और शुगर केन का पानी की क्वांटिटी निकाली जाएगी, खरीफ और शुगर केन की जो सी भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से, और इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो ले लिया जाएगा। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक ES 1993 का क्वेश्चन भी है। The ratio of the quantity of water stored in the root zone of the crops to the quantity of water actually delivered in the field is known as। देखिए ये कई बार वर्ड्स पकड़ लोगे आप तो उसी से ही आंसर निकल आएगा। जैसे अभी आप जितना पढ़ोगे उतना ही वैसे ज्ञान घुसेगा दिमाग में कि ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए प्लांट है, इसकी होगी रूट्स, तो वाटर स्टोर जो हुआ रूट जोन में, मतलब कि वाटर इधर रूट्स में जो आके एक्चुअली लगा, इसके बजाय कि हमने फील्ड से कितना एक्चुअल पानी रामलाल जी ने फेंका था कि ये हमारा आम का पेड़ बढ़िया बढ़िया फल दे, उसके लिए कितना पानी उन्होंने फेंका था, तो इसकी एक एफिशिएंसी है। साइंटिस्ट लोग हैं, कई एफिशिएंसीज निकाल देते हैं जिनका अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है हमारे लाइफ में। अगर हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में जाते हैं जब भी यूज़ है, बट सिविल इंजीनियर तो वैसे ही सारी ज्ञान लेते चलता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके पास सिविल इंजीनियरिंग करने का टाइम कहाँ है ना। तो अब देखिए, इससे हम सारी ही एफिशिएंसी याद रखेंगे, इससे एक नहीं हम सारी एफिशिएंसी अब याद रखेंगे। हम बुरा मान गए हैं और हम सारी एफिशिएंसी याद रखते हैं, हम अच्छे लड़के हैं। ये है नीटा नीचे, ये है नीटा नीचे सी, क्योंकि ये मैं कर नहीं पा रहा था तो मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, तो जो रूट्स में लग रहा है पानी और जो एक्चुअली फील्ड में पानी पहुंचा है, इसको कहते हैं हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की क्वांटिटी कितनी स्टोर है रूट जोन में, डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड। इसी को हम फार्म एफिशिएंसी भी कहते हैं,
कि बाई चांस आ सकता है, वैसे मेरे ख्याल से नहीं आएगा कभी, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, अभी आपकी आ रही है एमपीपीएससी, उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठ जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो क्वेश्चंस बनाए। हाँ, जबकि कंपटीशन फेयर तभी होता है जब आप क्वेश्चंस बनाएं, बट सरकारी है, सरकार में काम कहाँ होता है, ज़्यादा काम नहीं करते हैं लोग, आराम में विश्वास रखते हैं। तो क्वेश्चंस यहीं से ही निकल के आ जाएंगे और काफ़ी इजी होते हैं। तो यहीं से आप देख रहे हैं। अब कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होता है? वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड फ्रॉम आउटलेट पॉइंट ऑफ चैनल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, वापस पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो, समझ में आ जाएगी अंग्रेजी कि कहाँ से डिलीवरी आ रही है और चैनल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। कुछ नहीं है इसमें। तीसरा, वाटर यूज एफिशिएंसी, क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर। ये आईसी इसने पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया, इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। तो कितना बेनिफिशियली यूज किया है वाटर क्रॉप ने, और उसको डिलीवर कितना गया था, कितना किया गया था फील्ड में। जो ये डिलीवरी है वो इसकी ही वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वाली ही डिलीवरी है। तो दोनों में फील्ड में पानी जो देखा था ना अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में, हाँ वही आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर कितना, वो वाटर कोर्स के बाद पानी आया, तो वही वाटर डिलीवरी है फील्ड में। अब रूट तक कितनी पहुंच रही है, कितनी एक्चुअल में यूज हो रही है, ये काफी टेक्निकल टर्म्स हो गए। हालांकि अभी इसका आंसर याद रखिए, इसके भी आने के चांसेस अच्छे होते हैं इस क्वेश्चन के एफिशिएंसी को लेकर, क्योंकि सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ये होती है रूट जोन तक जाने वाली। Now let's come to our next question. The water utilizable by plants is available in soils mainly in the form of, ये काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया इनने, जिसका हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, वो है कैपिलरी वाटर। झट से समझते हैं क्या होता है कि ये रहे हमारे जीव जंतु पेड़, कैपिलरी वाटर, ग्राउंड वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है झरझर, इधर से निकलती है कैपिलरी, और एक कुछ ज्यादा नीचे कर दिया है। ये कैपिलरी वाटर ही होता है जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचता है। तो कभी रेन हुई तो रेन वाटर भी पर्कुलेट करेगा, इंटरसेप्शन होगा, और काफी चीजें डीप में हम आगे जाएंगे वहां से। ये कोई जोन अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, इज ऑल नॉनसेंस फिलहाल के लिए। अभी सिंपल सी बात है कि ग्राउंड वाटर से कैपिलरी वाटर निकलेगा जो पहुंचेगा प्लांट्स तक। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of irrigation water required to meet the transpiration needs of the crop during its full growth is called, चार ऑप्शंस हैं और चारों को हम एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, कंजम्पटिव यूज क्या है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कुछ नया लग रहा है, और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी नया है। वाह, इसका आंसर जो है वो आप ही बताइए। टेक अ पॉज। ठीक है, लेट्स सॉल्व। तो इवेपर ट्रांसपीरेशन नीड्स, मतलब इवेपरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों जब पेड़ में होने लगेंगे, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पानी लगेगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, हम इसको हमारे आंसर से ही याद करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल्स टू कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। तो क्या हुआ कि हमारे जिस क्रॉप की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ तो इफेक्टिव रेनफॉल भी हो गई होगी, वो रेनफॉल इफेक्टिवली यूज की गई प्लांट्स की ग्रोथ में। ठीक है, वो इफेक्टिवली लग गई रूट्स में। अब
एक होता है हमारा कंजम्पटिव यूज। वो क्या होता है, कंजम्पटिव यूज होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो टोटल पानी यूज करता है प्लांट, उसकी ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के लिए। ट्रांसपीरेशन होगा उसकी प्लांट्स की जो टिश्यूज है वहां से, और इवेपोरेशन होगा सॉइल से, जो उसके आसपास की जो सॉइल है ना वहां से इवेपोरेशन भी होगा। तो ये टोटल कंजम्पटिव यूज है, ये पानी चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सो दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो हमारी लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन में, कि द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। उसकी पूरी ग्रोथ के लिए इरिगेशन वाटर क्या रिक्वायर होगा ताकि मीट हो पाए इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स, मतलब इवेपोरेशन सॉइल से और ट्रांसपिरेशन हमारी प्लांट्स के टिश्यूज से, जो पानी पूरा निकल रहा है वो नीड पूरी हो पाए, तो उसे कहते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब देखिए मैंने लिखा है कि CIR और आपको NIR दोनों ही समझाएंगे। एक होती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट छोटा सा डिफरेंस है कि कंजम्पटिव यूज तो है ही, उसमें से अच्छा हमने इफेक्टिव रेनफॉल माइनस क्यों करी, क्योंकि ये रेनफॉल हमें, मान लीजिए हमें 190 mm राइस के लिए चाहिए थी, अब अगर 100 mm हमें इफेक्टिव रेनफॉल से मिल गई है, ये मिली हमें इफेक्टिव रेनफॉल से, तो हमें अब 90 mm की ही जरूरत है। सो दैट इज आवर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेनफॉल से हमें 100 mm मिल गई उस साल में। ओके। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि इतना तो है ही कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है, प्लस क्या होता है, वाटर लॉस होता है। सो द वाटर लॉस होता है परकोलेशन से। वाटर लॉस्ट एज परकोलेशन मतलब कि नीचे बह जाना। ये फील्ड है जो मैं बनाता हूँ, ये एक हमारा ग्राउंड लेवल है, इधर से परकोलेट हो जाना पानी का। इस पे भी अच्छे अच्छे डायग्राम देखें जिससे आपको पूरी फुल्ली क्लियर हो जाएगा। तो जो परकोलेट हो जा रहा है वो भी एक तरीके से लीचिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कि नेट कितना हो रहा है कि कुछ तो परकोलेट, ये फाइनली एक प्रैक्टिकल बात हो गई कि परकोलेशन में तो पानी जाएगा, अगर आप पानी डालेंगे तो इफेक्टिव रेनफॉल तो है ही, कंजम्पटिव यूज है ही जो उसे प्लांट को चाहिए। अब वाटर लॉस भी तो जोड़ो आप, जो हो जाता है नीचे बह जाता है पानी, उसको भी तो जोड़िए। दैट इज कॉल्ड एज अवर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत टाइम ले लिया हमने इस क्वेश्चन में। With the increase in the quantity of water supplied, the yield of most crops। इसके लिए पॉज मत लीजिए, इसके लिए ये देखिए कि एक ग्राफ की तरह चलता है इनका। क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तो यील्ड जो है बढ़ेगी, बट हर चीज की एक अति की एक लिमिट है। उससे ज्यादा अगर हमने पानी अप्लाई किया तो उसके बाद दुर्गति होना चालू होगी। क्यों होगी? क्योंकि रूट्स में, ये रूट है, ओके, ये रूट में अगर पानी इतना चल गया तो दैट इज ओके, बट पूरा ही पानी से ढक गया तो इसकी तो सांसें बंद, पानी लेने की क्षमता बंद। जितनी चाहिए थी वो तो मिल ही गई, बट उसकी अंदर की खुद की प्रोसेस हैं जिसमें सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आने चाहिए, अदर चीजें भी होनी चाहिए, क्या पता वो रिलीज भी कर रहा हो ऑक्सीजन, तो
दैट इज गिव एंड टेक प्रोसेस। आप पानी उतना ही लीजिए जितना देना है क्रॉप को। हमें भी 4 से 5 लीटर ही पानी पीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कम भी गलत है, किडनी में स्टोन्स पैदा होने लगेंगे, सूखने लगेगी किडनी। और ज्यादा अति भी बेकार है कि फिर वो चीजें भी निकलने लग जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम केसेस बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कम पानी पीते गए तो किडनी खराब ही हो जाएगी, बट ये एक्सट्रीम केसेस बोल रहा हूँ कि कम ना ज्यादा। तो आफ्टर सर्टेन लिमिट इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसका डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे और इसके बारे में डीप में डिस्कशन जब करेंगे जब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज ए रन ऑफ वर्सेस टाइम। सरफेस रन ऑफ नहीं है, ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं है, रेनफॉल नहीं है। इससे ही आप ध्यान लगा सकते हैं कि यार डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होना चाहिए। डिस्चार्ज क्या है? रन ऑफ। तो रन ऑफ वर्सेस टाइम। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर में देखिएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, इनफिल्ट्रेशन रेट को हम आई से डिफाइन करते हैं। हाँ, इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, तो इसके लिए इनफिल्ट्रेशन रेट समझिए क्या हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन रेट is the rate at which the water is actually infiltrated through the soil during a storm, and it must be equal to the infiltration capacity or the rainfall rate, whichever is less. Infiltration capacity is the maximum rate at which a soil in any given condition is capable of absorbing water. चलिए, ये तो होगी अंग्रेजी, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं कि यार ये अंग्रेजी ही तो समझ में नहीं आती है। तो हम इसको अब समझते हैं नॉर्मल टर्म्स में कि इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है। तो हमने ये देखा था कि ये सॉइल है, ये हमारी सॉइल है, इसकी ऊपर हुई वर्षा, ओके, घने बादल थे, यहां से हुई वर्षा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक बादल है, सब जगह से पानी बरसा और कुछ हुआ इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट होते गया और वो इसकी भी एक ड्रेन टाइप बन जाती है और वो फाइनल जाके कहीं पे मिल जाते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन रेट सेंटीमीटर पर आवर में डिसाइड करते हैं हम कि 1 घंटे में कितना सेंटीमीटर इनफिल्ट्रेट कर जा रहा है, मतलब इनफ्लो हो जा रहा है पानी का, किधर अंदर इनफ्लो हो जा रहा है 1 घंटे में। वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो गई? अब ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनकी भी एक कैपेसिटी होगी कि इनके बीच में कितना पानी आ सके। यहाँ पे कम आए, यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा और मिला जुला के टोटली ओवर पैक्ड हो जाएंगे ये पानी से। तो वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम पे आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कैपेसिटी क्या है, कि इस चीज में वॉइड्स हैं और ये वॉइड्स पानी से भर जाना, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो इनफिल्ट्रेशन रेट, कि इसमें पानी भरने का जो रेट है, पानी आया रेन वाटर और वो भरने लगा, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी ना। तो इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? इसकी जितनी कैपेसिटी है, इसमें जितना पानी भरा जा सकता है। ये तो एक एरिया है, इसी को हम लार्ज एनलार्ज करते हैं तो पूरा एक खेत, फिर पूरा खेत एक पूरे कस्बा उसमें कन्वर्ट होने लगेगा।
अगर सॉइल ओपन है, अर्दन सॉइल दिख रही है, उधर ही निकाल सकेंगे ये सब चीजें। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कि इनफिल्ट्रेट उतना ही रेट हो सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसके वॉइड्स में हम भर सकते हैं पानी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पानी डायरेक्ट रन ऑफ होने लग जाएगा। यहाँ पे ही गिरा, ये देखिए यहाँ पे लैंड पे गिरा और यहीं से ही रन ऑफ होने लग जाएगा जब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आ जाएगी। इसलिए बाढ़ आ जाती है कि हमारे यहाँ पे रोड्स बनी हुई है, पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, कहीं से भी पानी रिसने का कहीं कोई जगह नहीं है। तो इन्हें तो समझ में आ नहीं रहा है बादल देव को कि क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, अब थमना चाहिए। वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पार कर जाती है जिसकी वजह से रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है पानी। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना समय काफी है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to its field capacity is called। देखिए फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो अभी बस इतना देखिए कि फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब वही अभी हम कैपेसिटी देख रहे थे ना, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कि इतनी सॉइल को अगर उपजाऊ बनाना है तो इसको पूरा उपजाऊ बनाने के लिए कितना पानी लगेगा, वो होगी इसकी फील्ड की कैपेसिटी। ये फील्ड का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर स्क्वायर भी, हेक्टेयर में भी हो सकता है, एकड़ में भी हो सकता है, जगह जगह के हिसाब से जगह जगह का एरिया। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होगी, वो तो सभी के लिए सेम होगी कि ये एक लैंड है, यहाँ पे हमारी सॉइल हम बोएंगे तो इसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें हमें सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कितना देना पड़ेगा ऑफ अ गिवन सॉइल कि इसको हम फील्ड कैपेसिटी तक ले आए। तो वो क्या होगा कि इसके इसमें कितनी मॉइस्चर डेफिशिएंसी है, उसी से पता चल पाएगा कि इसमें हम कितना पानी दे सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ वाटर जो चाहिए टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। कि इतनी अगर हमने ये W मैंने सॉइल का लिख दिया है, मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी उससे डिफाइन होगा कि फील्ड कैपेसिटी कितनी है, कि कितना पानी हम दें और ताकि हमारी जो गिवन सॉइल है वो उपजाऊ हो जाए। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने अभी डिसाइड किया था कि यह हमारी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ही डिफाइन करेगी। और ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप आंसर याद रख पाएं। बाकी तो आप समझदार हैं, बच्चों ने सभी के आंसर लिख रखे होंगे, पर ये एग्जाम आती है जब भी हमारी दिल में धक धक होता है कि यार इसके आंसर्स निकाल पाएंगे कि नहीं, इसलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं गुप्ता एंड गुप्ता का। तो उनको शॉर्ट की पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ जिससे उनको आंसर्स याद रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप में चले गए तो हो जाएगी पीएचडी। पीएचडी करने से क्या हमें मतलब है, नहीं है, पीएचडी के कोई फ़ायदे नहीं है। ज़्यादा पीएचडी करी तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10% वेटेज रखेगा आपके पूरे पेपर में, और 5 से 10% वेटेज के लिए अगर आप पीएचडी कर लें तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट इतना समझ लें ताकि ये क्वेश्चंस, और काफ़ी हम ईएसी और गेट के भी क्वेश्चंस करेंगे कि वो हम निकाल पाएँ, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना आपने कर लिया तो आपका जीवन सफल है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, एक स्टेबल लाइफ पा लेंगे। इस पे भी हम और चर्चा करेंगे, कई इंटरव्यूज़ लेंगे बच्चों के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स कर रहे हैं, जो आपको फील फ्री कराएं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब्स भी सब कुछ नहीं होता है, ऐसा ही नहीं है। ये हम जनरल हमारे नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं होते हैं, टॉप 20-30 कॉलेजेस के बाद में हटा लें तो टीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं जो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो दिस जस्ट फॉर द नॉलेज से कि हम ये कवर कर रहे हैं
वरना गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं। और उसके बाद और तेजी से स्पीड में वीडियोस भी आने लगेंगे, ताकि एक तरीके का आपका पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ मैं कि आप कहीं भी चल रहे हैं, आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आपने वीडियो देखा 10 15 20 मिनट का, उसमें आपको इतना कंटेंट मिल गया कि वो पूरे 2 घंटे में भी अगर आप पढ़ते तो वो नहीं देख पाते हैं। बस उसी टाइप का मेरा एक मोटो है कि फ्री में एजुकेशन टोटल सब्जेक्ट्स की मिल जाए सभी बच्चों को, जो जो कोचिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं उनकी भी। तो अब आते हैं हम कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो ये सॉइल है, ये सॉइल ने गंगा घाट घाट का पानी पिया है, तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करेगी। और क्योंकि उसको उसका विंटर समर सभी टाइप के सीजन आते हैं, तो उस टाइम पे ठंडी में इसमें पानी जाने का समय और गर्मी में रेड हॉट में इसमें पानी जाने का समय दोनों अलग अलग होगा, तो टाइम भी अलग होगा। तो ये चेंज करेगी टाइम और लोकेशन से, दोनों से चेंज करेगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर है डी, इसमें ज़्यादा और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन इज दी, क्या था अभी हमने सॉइल के लिए फिर से हमने इनफिल्ट्रेशन देखा था, और वो एक कलरफुल डायग्राम भी था, उसमें भी हमने देखा था, क्या देखा था कि इस सॉइल में जो पानी रेन वाटर आया या किसी ने बाल्टी ही गिरा दी, तो वो पानी तो नीचे जाएगा ही ना। तो ये इनफिल्ट्रेट हो रहा है, ये इनफिल्ट्रेशन हो रहा है कि पानी का मूवमेंट हो रहा है सॉइल में। ये सॉइल है और ये पानी है, ये जो इनफिल्ट्रेशन निकलते जा रहा है, दैट इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। ओके, एड्सॉर्प्शन नहीं है। एड्सॉर्प्शन मतलब कि इसने सोख लिया पानी, सॉइल ने सोख लिया और फिर वो छोड़ ही नहीं रहा है, दैट इज एडसॉर्ब। उसकी सतह पे वो चिपक गया है, समझ रहे हैं? ये सॉइल है, इसकी सतह पर पानी चिपक गया है, बट दैट इज नॉट द केस। वो पानी बह के निकल जा रहा है, दैट इज नॉट एडसॉर्ब। सो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज इनफिल्ट्रेशन। ये देखिए, वाह क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है। पानी झरझर बह रहा है और इनफिल्ट्रेट, ये देखिए यहां से हो रहा है इनफिल्ट्रेट, पर हमने सॉइल दिखाने की जहमत तो करी नहीं। ये जहमत मैं कर देता हूँ कि ये सॉइल दिखा देते हैं। यहाँ पे सॉइल है और ये भी बहुत हाईली डेंस सॉइल है। ये इतनी सुंदर सॉइल नहीं है, ये डेंसली कॉम्पैक्टेड सॉइल है। तो कुछ तो इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, कुछ परकुलेट कर जाएगा, और परकुलेशन भी आ गया हमारे पास में, परकुलेट कर गया वो नीचे सीधे ग्राउंड वाटर टेबल पे। और जो एक्सेस में था वो एक्सेस वाला रन ऑफ में निकल जाएगा। और साथ ही साथ अगर धूप फिर से आ गई, सूर्य देवता फिर प्रकट हो गए, तो इवेपोरेशन भी थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा, कि यही ग्राउंड वाटर से पानी खींचने लगेंगे। एंड व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? देखिए, लीव्स जो पानी, एक होगा इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन में बात करी थी, वो ये सॉइल की बात कर रहे थे हम कि इसी के आजू बाजू की सॉइल है, जो यही पानी तो ये रूट्स लेंगी, धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होके नहीं रूट्स में जाएगा। तो ये पानी, तो इवेपोरेशन और ये ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स से ही सीधे पानी सूर्य देवता खींच लेंगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब लीव्स में भी पानी होना चाहिए, रूट्स में तो होना चाहिए ही। ठीक है, now let's come to our next question. If the intensity of rainfall is more than the infiltration capacity of soil, then the infiltration rate will be। अब देखिए, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर रखा है, इसका आंसर आप ही दे दें तो अच्छा होगा। टेक अ पॉज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंप्लिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? फॉर्मुलेशन में नहीं जाते हुए, सिंपल इसको याद करते हुए, थ्योरेटिक कॉन्सेप्चुअली जो हमने पहले देखा,
कि वो मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तक पहुंच गई, घड़ा भर चुका है, अब घड़े से फ्लो करने के लिए रन ऑफ ही होगा सीधे पानी। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मोर हो गई, मतलब और पानी आने लग गया, घड़े से ऊपर पानी चले गया, उसके बाद क्या होगा, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वाटर उसने कंज्यूम कर लिया। वही अब आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू। देखिए साइक्लोन जो पैदा होता है ना, वो साइक्लोन जो पैदा होता है वो होता है वार्म और कोल्ड, इन दोनों की हवाओं की वजह से पैदा होता है। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस है, एक प्रेशर डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होता है, अब जो बादल बनेगा वो क्या देगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। वार्म और कोल्ड एयर की वजह से क्या होता है, हवा में ही प्रेशर डिफरेंस बनता है, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एयर राइज कर रही है, एयर राइज करती है, मॉइस्चर राइज कर रहा है, बादल बनते हैं और हो जाती है बारिश। सो दैट इज मेनली, so it is totally due to pressure difference। ये देखिए ये होती है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया की बात ही अलग है। हमारे इसमें मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है ओरोग्राफिक, जो कि क्या होता है, ये एक तो चट्टान की तरह खड़े हैं, इधर से मॉइस्चराइजिंग एयर उठती है, ये आप देख ही पा रहे हैं कि हवा टकराएगी और उड़ेगी और कंडेंस होके बादल बन जाएंगे, बादल क्या देंगे, प्रेसिपिटेट होके पानी देंगे। Let's come to our next question. Which of the following is a non-recording rain gauge? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो साइमन गोबैक से याद रखिए, साइमन गोबैक है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इसको कंक्रीट ब्लॉक में फिक्स कर दिया जाता है, ऊपर से फनल है, मेटल कंटेनर है, बॉटल है, तो जितना पानी जमा होते जा रहा है उससे हम कैलकुलेट, उसको निकाल के उससे फिर कैलकुलेट करते हैं। इसके डायमेंशन से जो अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि साइमन ही ऐसा था जो बिना बताए निकल गया कि कितना प्रेसिपिटेशन है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखी उसने। बाकी टिपिंग, वेइंग बकेट और फ्लोटिंग टाइप, ये जो है ना, ये जो है ये रिकॉर्डिंग रेन गॉज है। इसके बारे में हम डीप में क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं। अब रेन गॉज कहाँ पे फिक्स करना चाहिए, और 24वां क्वेश्चन है कि रेन गॉज शुड प्रेफरेबली बी फिक्स्ड, तो इसका एक ही आंसर है। इसका एरिया वाइज जैसे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफाइन करा कि हिली रीजन में कितना, प्लेन रीजन में कितना, इस जगह में कितना, उस जगह में कितना, बट इसको होना चाहिए ओपन स्पेस पे। आप भी रिलेट कर पा रहे हैं क्यों होना चाहिए ओपन स्पेस में, ताकि जब बारिश हो उस रेन गॉज में, तो वो उसमें कहीं से पास वाले बिल्डिंग की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हवा भी तेज चलेगी, तो पानी पूरा कंसंट्रेटेड जो इस पे आना चाहिए वो कभी नहीं आया। पास में देखिए बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ट्री नहीं होना चाहिए, क्लोज स्पेस तो होना ही नहीं चाहिए, तो पानी फिर हम कलेक्ट करने के लिए कर क्या रहे हैं, तो ओपन स्पेस में होना चाहिए, सिंपल बात है।
If allowable percentage error in the estimate of basic rainfall is E and coefficient of variation of rainfall is CV, तो optimum number of rain gauge is given by, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, there is our n. इसमें CV क्या होता है? CV is sigma by x bar into 100. सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. और x बार क्या है? मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज. इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे. तो CV सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 और E जो है वो एरर है, ये भी परसेंटेज में ही होता है. CV बाई E का होल स्क्वायर नंबर ऑफ रेन गॉश दे दीजिएगा.